तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम JCERT के द्वारा क्लास 9 के मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। और आपको बता दूं, सेट 1 का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो चलिए भाई लोग, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी इसमें पता लगाना है कि इसमें कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या हम बोलेंगे कि वैसी संख्या जो केवल एक से कटता हो और खुद से कटता हो। बात समझ में आ रहा है? वैसी संख्या जो केवल एक से कटता हो और खुद से कटता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसा संख्या है जो क्या होगा, जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, जैसे कि अगर दो को हम काटना चाहे तो दो एक का पहाड़ा में आएगा और क्या आएगा, दो का पहाड़ा में आएगा। ठीक है, और ये किसी का भी पहाड़ा में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। ठीक है, यानी जब दो पूर्णांकों का गुना करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक और चौथा ऑप्शन है विषम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे अगर चलते रहेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, -2 और इधर -3 और इधर से इनफाइनाइट तक। तो ये जो सारी संख्या यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो किन्हीं दो पूर्णांक को गुना करते हैं। मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं -2 को, ले लिया -2 को, और यहां से हम ले लिए 3 को। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो -6 आएगा। क्या -6 प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, ये तो -6 है, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे चलते रहेगा, यानी पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। विषम संख्या ये भी नहीं होगा, ये तो सम है, ये तो होगा ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक। ठीक है, तो किन्हीं भी दो पूर्णांक का अगर गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। बात समझ में आया? तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, जिसमें क्वेश्चन क्या है, पाई किस प्रकार की संख्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बात समझ में आया? तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका जो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक संख्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो संख्या होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये जो संख्या है दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या, या फिर इसको हम काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या भी दो तरह का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रकार ही होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 2 तथा 3 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब दो संख्या दिया है 2 और 3 और पूछा इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो बीच में परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो संख्या दिया है, संख्या क्या है 2 और 3, तो इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और बटे में कितना आया 2, तो 5/2 यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब भी दो संख्या दिया रहेगा और पूछेगा बीच वाली परिमेय संख्या, तो क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर -3 है और यहाँ पे पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है अगर a का पावर अगर -m है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे समझो, ये जो माइनस है ना, इस माइनस के बदले में समझ लो 1 लिख दो, 1 लिख दिए, बटे का साइन दो। अब जब माइनस के बदले में 1 लिख चुके हैं तो क्या बचा, a का पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर में m। बात समझ में आया? अगर किसी भी
संख्या का पावर अगर माइनस में है तो क्या करना है, इस माइनस के बदले में 1 लिख देना है और जो बचा उसको बटे के नीचे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 का पावर -3। ठीक है, 2 का पावर -3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के बदले में 1 लिख देंगे, बटे का साइन देंगे। अब क्या बचा, 2 का पावर 3 बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का पावर 3। ठीक है, अब देखो 1 का 1, 2 का पावर 3 मतलब 2 कितना बार गुना, 3 बार, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 आएगा, अब इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8, यानी कितना आएगा, 1 बटे में 8। ठीक है, तो 1 बटे में 8, ऑप्शन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन एक बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2x² + 3x का पावर -1 + 4, ऑप्शन बी में है 2x² + 3x + 4 बटे में x, और ऑप्शन सी है 2x का पावर 5 + 3x का पावर 4 + 4x + 3, और ऑप्शन डी में है 32x² + 3x + 4 और अंडर क्या है, √x। ठीक है, ये ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इनमें से कौन बहुपद होगा। तो बहुपद का एक सीधा सा फंडा यहाँ पे समझ लो, चर का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चर का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या, 0 1 2 3 4 इस तरह का आना चाहिए। अगर माइनस में आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या, वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुपद का एक सीधा सा फंडा क्या है कि चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 2x² + 3x का पावर -1, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो पावर है वो क्या है, -1 है। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, 2x² + 3x प्लस क्या है, 4 बटे में x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का पावर यानी चर का पावर यहाँ पे 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी तो एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, ये भी तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन ध्यान देना कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x² + 3x, अगर x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 आ जाएगा। ये जो x नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि ये जो चर का पावर -1 है, क्या ये पूर्ण है, क्या ये पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे ऑप्शन क्या है, आप देख सकते हैं इसमें x का पावर 5 है, तो ये जो चर का पावर 5 है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये x का पावर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। x का पावर कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चर का पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन डी भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्यों ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन डी में क्या है, 32 क्या है यहाँ पे, 32x² + 3x + 4√x। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 32x² प्लस में 3x, और यहाँ पे देखो 4√x है, तो यहाँ पे √x का मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 1 बटे में 2। तो ये जो 1 बटे में 2 आया, क्या ये पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि किस बहुपद का एक शून्यक 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुपद दिया है और पूछा है कि किसका शून्यक 2 है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको इस x के वैल्यू पे 2 पुट करना है। ये जो यहाँ पे 2 दिया है, इस 2 को इस x पे पुट करना है, बैठाना है और देखना है कि किसमें 0 आता है। तो अगर हम इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। क्या ये 0 आया, नहीं, तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन बी में बैठा के देखते हैं क्या ये 0 आता है कि नहीं। ठीक है, तो x का वैल्यू में कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और पहले से ही क्या है, -2, तो लिख देंगे -2। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ चुका है, शून्य हो चुका है। मतलब किस बहुपद का शून्यक 2 होगा, तो ये होगा बहुपद x - 2 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप डी पे भी आप इसको बैठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि इस पे बैठा लेते हैं, 2 का 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या है x, तो x का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पे 2, तो 2 ले लिए, प्लस में क्या है 3। अब देखो 2 दूना 4 और प्लस में क्या आया 3, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। क्या ये 0 आया, नहीं आया, इसका मतलब ये भी इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप सी पे भी आप इसको बैठा के चेक कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात है। यानी इसमें क्या पूछा है, घात पूछा है। ठीक है, तो जब भी घात पूछेगा तो देखना कि उस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट पावर
क्या है, अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात जो होगा वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 3 है और इसमें x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें अधिकतम पावर कितना, अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। ठीक है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि px बराबर 5x का पावर तो -2x + 7, तो p1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बहुपद दिया है वो क्या दिया है, उसको लिख लेते हैं। px बराबर कितना दिया है, 5x का पावर 2 -2x और प्लस क्या है, 7 है। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालना है p1 का वैल्यू निकालना है, यानी x के जगह पे क्या रखने बोला है, 1, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। अब देखो 5 का 5, इस x के जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर -2, यहाँ पे क्या रखेंगे, x के जगह 1 प्लस क्या आएगा, 7। ठीक, अब देखो 5 का 5, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस में क्या आएगा, 7। ठीक है, तो 5 1 5 और ये हो जाएगा -2 और प्लस में 7। अब देखो 5 प्लस में है और 7 भी क्या है, प्लस में है। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यानी 1 का वैल्यू पुट करने पे कितना आया, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, 2x का पावर क्यू माइनस 5x का पावर 2 -2x + 5 में x4 का गुणांक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता करना है कि x4 का क्या गुणांक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी x का पावर 4 है, नहीं है। ये है x का पावर 3, ये है x का पावर 2, ये क्या है, x है। ठीक है, लेकिन x का पावर 4 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इसका गुणांक कैसे लिख सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लो अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, -5, तो यहाँ पे हो जाता एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाता, -5 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स का पावर है ही नहीं, एक्स का पावर 4 है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स का पावर 4 का गुणांक होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0 इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, तो आपको देखना है कि एक्स क्यूब कहां पे है, आप देख सकते हैं इस जगह पे है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ क्या गुना है, 2, तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाता है 2। ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बहुपद px इक्वल टू क्या है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को अगर x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें शेषफल पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना से भाग करने बोला है, x प्लस 2 से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू, हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का वैल्यू को इस बहुपद में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद कितना है, px इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस में कितना है 2, यानी इस x के जगह पे आप कितना रख देना है, -2 को, तो यहाँ पे हम रख देते हैं -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है तो x के जगह पे रखेंगे -2 और ये है -2। अब देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या आएगा, -2 और यहाँ पे भी क्या है, -2। ठीक है, अब देखो 4 का 4 -2 क्या होगा, -4। अब देखो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी इसका जो शेषफल आया वो कितना आया, 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इसको गुणनखंड विधि से आप इसको बना सकते हैं, आप चाहते इसको डिवाइड करके भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका आपको पता होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पे इसको बनाने का तरीका क्या है कि अगर किसी भी बहुपद का गुणनखंड दिया रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस गुणनखंड को हम 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब इस x का वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है ना, ये जो बहुपद है इसमें हमको पुट करना है। तो बहुपद क्या है, यहाँ पे बहुपद है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k और इक्वल टू में हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस में क्या होगा, k बराबर क्या होगा, 0। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1, माइनस 9 को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो 9 प्लस में क्या आएगा, k इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 में अगर 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -8 प्लस में क्या है, k इक्वल टू क्या है, 0। तो अगर हमको k का वैल्यू निकालना है तो k के साथ क्या है, -8, अगर हम इसको इधर करेंगे बराबर का इस साइड तो ये क्या हो जाएगा, +8। ठीक है, यानी k का वैल्यू कितना निकल गया, 8। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि x² - x - 6 का गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो बहुपद यहाँ पे क्या दिया है, x² - x और माइनस में क्या है 6। तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, ये वाला जो है संख्या है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है, ये जो x² का जो गुणांक है, इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो x² का गुणांक कुछ नहीं, यानी क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, तो 6 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 6 का फैक्टर करो, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा यहाँ पे इसको जोड़ा बनाना है कि यहाँ पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, अब देखो x के पहले कुछ नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या क्या जोड़ा बनेगा, 1 3 और 2 का। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x, माइनस में क्या है 6। अब देखो x² का x², अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस का क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अच्छा x के पहले कुछ नहीं, यानी क्या है, इसमें क्या है, इसमें 1 छुपा हुआ है, तो 1 को हम लोग क्या 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 - 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे x लिख देंगे, माइनस क्या है 6। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, x²। ठीक है, अब देखो माइनस का माइनस, ये जो x बाहर में है ये इन दोनों से गुना होगा, तो कितना होगा 3x, और ये x जब -2 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रैकेट है तो इसको अभी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, -6 बराबर x²। अब यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस में है और 3x प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3x, और ये देखो ये माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो जाएगा +2x और माइनस में 6। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, किसके किसके बीच कॉमन होगा, इन दोनों के बीच होगा और इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन होगा, चलो हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या होगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे क्या, x को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। ठीक है, ये प्लस है, प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे देखो 2 और 6, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं x - 3, और इसमें भी क्या है, x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x - 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2, ये बचेगा x + में 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका गुणनखंड कितना आया, x - 3 और x + 2। तो x - 3 और x + 2 किसमें है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, x - 3 और x + 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बिंदु L का निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो बिंदु L का निर्देशांक यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदु L कहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि बिंदु L इस जगह पे है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक निकालना है, तो आपको पता होगा कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x और y के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है सबसे पहले x की तरफ जाएंगे, तो x की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे -5, यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, -5 आएगा। फिर L से क्या जाएंगे, y की तरफ, ये आप देख सकते हैं ये y अक्ष इधर है, तो y की तरफ अगर हम जाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा -4 पर, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु L का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बिंदु L का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -5 और -4। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, -5 और -4। अब देखो क्वेश्चन 16 में क्या कहा है कि बिंदु S की कोटि क्या है। ठीक है, बिंदु S की कोटि निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदु P इस जगह पे है ना, तो इस जगह पे अगर हम इसका निकालना चाहे इसका निर्देशांक, तो क्या होगा, सबसे पहले x आता है फिर y, पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक। तो इस पॉइंट से हम सबसे पहले किधर जाएंगे, x की तरफ, तो x की तरफ जाएंगे तो कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा, और अगर y की तरफ जाएंगे तो कितना मिलेगा, -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, यानी s का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 और -4। ठीक है, और आपको पता होगा कि x का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस x के निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं। ठीक है, और y के निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ये आपको पता होगा। x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y के निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं y का निर्देशांक क्या है, -4, तो यहाँ पे पूछा क्या था, कोटि पूछा था, यानी s का कोटि कितना हो जाएगा, -4। अगर यही चीज पूछता कि s का भुज कितना होगा, तो भुज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाता, लेकिन पूछा है कोटि, तो यहाँ पे कोटि कितना हो जाएगा, -4। अगर भुज पूछता तो कितना होता, 3 होता, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -4। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बिंदु बी का भुज क्या है। ठीक है, यानी इसमें क्या निकालना है, भुज निकालना है। ठीक है, तो भुज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्राफ में जाना होगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी कहाँ पे है, आप देख सकते हैं बी जो है इस पॉइंट पे है। अगर हम निकालना चाहें बी का, अगर हम निर्देशांक निकालना चाहे तो बी का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक्स की तरफ जाएंगे, तो एक्स की तरफ कितना आएगा 4, ठीक है। और इसके बाद हम लोग वाई अक्ष की तरफ जाएंगे, तो कहाँ पे मिला 3, तो ये हो जाएगा वाई का निर्देशांक, ठीक है। तो ये बिंदु P का निर्देशांक निकला। आपको पता होगा कि एक्स अक्ष को यानी एक्स का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई के निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, बिंदु बी का भुज पूछा था, है ना। तो बिंदु बी का भुज कितना आया, 4 आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है 4, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि निर्देशांक 3-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है, यानी ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है और पूछा है कि कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो चलो देख लेते क्या है, 3 और -4, ठीक है, याद रखना 3 और -4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया गया था, 3 और -4, ठीक है। यानी ये क्या है, x का निर्देशांक है और ये क्या है, y का निर्देशांक है, ठीक है। तो यानी x की तरफ से हम जाएंगे 3, तो x की तरफ से x यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x अक्ष है और x में 3 का वैल्यू कहाँ है, इस जगह पे, तो यहाँ पे आके रुक गए। फिर y कितना, y है -4, तो इधर y क्या होता है प्लस में और इधर क्या होता है माइनस में, तो y अक्ष पर -4 कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -4, अब दोनों को परपेंडिकुलर लाइन बना के हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, s, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे s सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें क्या है कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्तीय तल में 2 रेखा बनता है, ठीक है, आपको पता होगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो नीचे वाला ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये जो खड़ा वाला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्षैतिज रेखा जो होता है वो क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर वाला रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। अगर यही चीज पूछता ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, तो ये हो जाता वाई अक्ष, ठीक है। तो क्षैतिज पूछा इसलिए क्या होगा, एक्स अक्ष। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है। जब 2 रेखा एक दूसरे को काटता है इस जगह पर, ठीक है, तो यही क्या होता है, इसका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, जिसमें क्या है कि जिसका निर्देशांक क्या है, 2 5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है, तो k का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसका वैल्यू है, ये x का, और ये किसका वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक समीकरण दिया है, क्या क्या है, 2x + y = में क्या है, k है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, 2 का 2, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू में क्या है k। अब देखो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 5 इक्वल टू में क्या है k। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 9 बराबर क्या है k, यानी k का वैल्यू कितना है 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। इसको याद रखना है, ax + by + c = 0। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 को मानक रूप ax + by + c = 0 से तुलना करने पर a b c का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक समीकरण दिया है, वो क्या है, 2x + 3y + 7 इक्वल टू में क्या है 0। इसको तुलना करना है मानक रूप से। तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है ax + by + c = में 0। अब तुलना करने के बाद यहाँ पे a b c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो x x मिल गया, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है 2, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। उसी तरह यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ये है b, यहाँ पे b है और b के जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, यानी b का वैल्यू कितना निकल गया 3। उसी तरीके से यहाँ c है और c का वैल्यू कितना निकल गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 2, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 किसमें है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। a का वैल्यू 2 है, आप देख सकते हैं 2 है, b का वैल्यू 3 है, आप देख सकते हैं 3 है, c का वैल्यू क्या है +7 है, तो आप देख सकते हैं c का वैल्यू +7 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि x बराबर 2 y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि किस रैखिक समीकरण का ये हल है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका यहाँ पे आपको समझना है। ये जो x का वैल्यू दिया है और ये जो y का वैल्यू दिया है, जितना भी यहाँ पे इक्वेशन दिया है, 4 ऑप्शन है, सभी में पुट करके देख लेते हैं। तो पहला यहाँ ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x के जगह पे हम 2 रखेंगे और y के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, बराबर 7। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6, 6 बराबर 7। क्या ये सही है। ठीक है, क्या कभी 6 7 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी इसका हल ये नहीं होगा। आगे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x, तो 3 का 3 x के जगह पे क्या रखेंगे, आप देख सकते हैं x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे रख दिया 2 प्लस y, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे रख दिया 4, बराबर में क्या है 7, तो यहाँ पे रख दिया 7। अब देखो 3 दूना 6 प्लस 4 बराबर क्या है 7, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 बराबर 7। क्या कभी ऐसा हो सकता है 10 7 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी यहाँ पे नहीं होगा। फिर आगे हम लोग चलेंगे सी में क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2, यहाँ पे हम लोग रख दिए, इस x के जगह पे 2 रखें प्लस 3y, तो 3 का 3 रखेंगे, इस y के जगह पे क्या रखेंगे 4, तो यहाँ पे रख दिए 4 और यहाँ पे क्या 7। अब देखो 2 का 2, 3 चौक का 12 और यहाँ पे 7, तो 2 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, 14 बराबर 7। तो क्या कभी ऐसा होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू में क्या है 10। इस x के जगह पे कितना रखेंगे, ये यहाँ पे x का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे प्लस 2 का 2, ये y कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, तो इस y के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे, बराबर क्या है 10, तो 2 का 2। अब देखो 4 दूना कितना आएगा 8 इक्वल टू 10। अब 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 बराबर क्या है 10। आप देख सकते हैं कि 10 हमेशा 10 के क्या होगा, बराबर होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, जिसमें क्या है कि रैखिक समीकरण 4x माइनस 6y इक्वल टू 8 का एक हल है। ठीक है, तो किसका हल है वो निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब इन सभी ऑप्शन को एक एक बार आप इसको ट्राई करो और इसमें पुट करो, इस समीकरण में पुट करो। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पर ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण क्या है, 4x माइनस 6y बराबर में क्या है 8 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें x का भी वैल्यू क्या है 3 है और y का भी वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे x के जगह पे 3 रखते हैं, 4 का 4, x के जगह पे रखेंगे 3 माइनस 6, x के जगह पे y के जगह पे कितना रखेंगे 3, बराबर 8। अब 4 तिया 12 माइनस 6 तिया 18, ठीक है, बराबर 8। तो ये कितना आएगा माइनस 6 बराबर 8। क्या कभी ये बराबर होगा, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम लोग आगे चेक करेंगे। तो आगे का ऑप्शन क्या है 5 और 2, यानी x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे रखेंगे 5 माइनस और y के जगह पे कितना रखेंगे 2 इक्वल टू क्या होगा 8। अब देखो 4 5 कितना होगा 20 माइनस 6 दूना 12 बराबर कितना होगा 8। अब देखो 20 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो 8 बराबर क्या है 8। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 यहाँ पे जब ऑप्शन 2 का वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप चाहे तो आगे भी ट्राई करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 4 7 2x माइनस y इक्वल टू k द्वारा निरूपित रेखा पर k का वैल्यू निकालना। ठीक है, मतलब क्या है कि एक यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पे एक बिंदु का निर्देशांक दिया है। ठीक है, पूछा है कि उस निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो समीकरण दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो समीकरण दिया है उसको लिख लो, क्या है 2x माइनस y इक्वल टू में क्या है k। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिंदु का निर्देशांक है, तो आप देख सकते हैं ये जो 4 किसका वैल्यू है, ये x का और ये 7 किसका है y का। तो इस x के जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो x है इस x के जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 2 का 2, x के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे माइनस इस y के जगह पे क्या रखेंगे 7 बराबर क्या होगा k। अब देखो 2 चौक का 8 माइनस 7 बराबर क्या आया k। तो 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 1, 1 बराबर क्या आया k, यानी k का वैल्यू कितना निकल गया 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कोई भी अगर पॉइंट, ठीक है, अगर आपको अगर मान लो कोई भी अगर रेखा है और अगर y अक्ष पर अगर प्रतिच्छेद करता है, कोई भी रेखा है और y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो x का उसमें निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 होता है, ये याद रखना। कोई भी अगर यहाँ पे रेखा अगर y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो x का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक समीकरण है x प्लस
3y इक्वल टू में क्या है 6। और यहाँ पे क्या बोला कि x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, मतलब x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अगर x अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वहां पे x का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा 6। अब देखो यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या आएगा 6। अब y बराबर क्या हो जाएगा 6 और 3 क्या है इधर गुना में, इधर आके भाग लग जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक क्या क्या होगा, देखो x क्या होगा, हमेशा 0 होगा, तो x तो 0 होगा, और y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे y का वैल्यू 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, जिसमें क्या है कि 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो 80 डिग्री का संपूरक कोण पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संपूरक कोण होता है क्या है, ठीक है। तो जब दो कोणों को जोड़ने पर, है ना, दो कोणों को जोड़ने पर जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण का सीधा सा मतलब क्या है कि दो कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोण 80 डिग्री, एक कोण है 80 डिग्री, तो दूसरा कोण हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि 180 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है, 80 में हम क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, तभी जाके क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोण को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कोण दिया था, दूसरा कोण हम क्या जोड़ेंगे 100 डिग्री, तभी ये 180 होगा, तभी ये संपूरक होगा, ठीक है। तो यानी 80 का संपूरक कोण क्या होगा 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री जोड़ेंगे तभी क्या होगा, वो संपूरक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उस कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यून कोण, ठीक है, वो कहलाता है न्यून कोण, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच को कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम लोग बोलते हैं समकोण, ठीक है। और 90 से अधिक और 180 से कम को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो 0 और 90 डिग्री के बीच को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना है, ठीक है। तो उस कोण की माप क्या है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वह कोण क्या है, वह कोण हम मान लिए ए है, ठीक है। तो वह कोण का क्या बोला है 2 गुना, तो ए का जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने से संपूरक कोण, संपूरक मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संपूरक कोण का मतलब क्या होगा कि 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3a बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में से अगर हम 3 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु O के O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण POI कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है और A/B इक्वल टू 2/3 है, तो C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको रेखिक युग्म आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रेखिक युग्म क्या होता है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, अगर कोई लाइन है और अगर कोई भी रेखा अगर इस पर आती है, ठीक है, चाहे कितनी भी रेखा हो सकती है, तो यहाँ पे जो टोटल कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ पे इस कोण का नाम A, इस कोण का नाम B और इस कोण का नाम C, तो यहाँ पे 3 कोण बना, तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 5 कोण बनता, 6 कोण बनता, चाहे जितना भी कोण बनेगा सारा को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में मान लेते और एक कोण ले लेते, जैसे इस तरह से, ठीक है, एक इधर गया, ठीक है, इस तरह से हम ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, कितना कोण बन रहा है, ये 1, ये 2 कोण, ये 3 कोण और ये 4 कोण, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हैं A B C D, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, इन तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 4 कोण है, तो अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 180 डिग्री। यही होता है रेखिक युग्म। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, A और B का वैल्यू दिया जो कि अनुपात में है, ठीक है। यानी A और B का क्या है, अनुपात में है, यानी ये A कितना है 2 है और B कितना 3 है। तो अगर A का वैल्यू हम लोग अगर अनुपात में दिया रहेगा तो हम इसको 2x करके मान सकते हैं, आप चाहे तो 2xy कुछ भी आप मान सकते हैं इस तरह से। और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पे 3x, हम इसको मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे 2 रेखा यहाँ पे है, एक रेखा इधर है और एक रेखा यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है B का वैल्यू और ये है A का वैल्यू और यहाँ पे है 90 डिग्री। तो अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अभी हम लोग समझे रेखिक युग्म से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B प्लस कोण A
बराबर ये क्या है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है POY बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना माने हम लोग 3x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस a का वैल्यू कितना 2x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x, ठीक है। प्लस क्या है 90 डिग्री इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, अगर 90 डिग्री इधर प्लस में है, अगर हम बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x बराबर 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा 90 और ये 5 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा तो 18 पच्चे 90, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 18 डिग्री, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 18 निकल गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है a का वैल्यू कितना है 2a, यानी a बराबर क्या है 2a, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी 2a नहीं 2x है, तो 2 का 2 x के जगह पे कितना आया, आप देख सकते हैं x का मान 18 है, तो x के जगह पे हम यहाँ पे 18 लिखेंगे, तो a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। a का वैल्यू कितना निकल गया 36 डिग्री। उसी तरह से b कितना माने थे हम लोग 3x, ठीक है। b हम लोग यहाँ पे माने थे 3x माने थे, ठीक है। तो b बराबर क्या माने थे 3x, तो b बराबर देखो 3 का 3, x का वैल्यू कितना है 18, तो यहाँ पे रखेंगे 18, तो ठीक है। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 18 तो कितना आएगा 54, ठीक है, तो 54 डिग्री, ठीक है। b का वैल्यू कितना निकल गया 54 डिग्री। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको c का वैल्यू निकालना है, यानी ये वाला c, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये जो एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरह से एक लाइन है और इस लाइन में एक रेखा है, ये जो यहाँ पे एक रेखा है और यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक ये एक B और एक क्या बन रहा है C, तो इन दोनों कोणों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 180 डिग्री रेखीय युग्म से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है और इस लाइन पे एक रेखा आया है और यहाँ पे दो कोण बन रहा है, कोण B और कोण C, यानी यहाँ पे कौन सा कोण बनाएगा रेखिक युग्म बनाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब देखो B का वैल्यू कितना आया 54 डिग्री, ठीक है। और C यहाँ पे आप देख सकते हैं C का वैल्यू निकालना है, तो C का C रखेंगे बराबर 180 डिग्री, तो C बराबर क्या होगा 180, ये प्लस 54 है, इधर आके क्या होगा माइनस 54, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 7 में से 2, ठीक है, और यहाँ पे 126 डिग्री, ठीक है। यानी C का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 126 डिग्री, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में AB समांतर CD समांतर EF और Y अनुपात Z बराबर कितना है 3:7, तो X का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि जैसे कि मान लो कि दो समांतर रेखा है ना, इस तरह से दो समांतर रेखा है और अगर कोई रेखा इस पे प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे ये वाला कोण, यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा वो इस कोण के क्या होगा बराबर होगा, और यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा इसका भी क्या होगा बराबर होगा। तो ये होता है शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जितना डिग्री बनेगा यहाँ पे भी उतना ही डिग्री बनेगा, यहाँ पे जितना बनेगा यहाँ पे भी उतना ही डिग्री बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका नाम ले लेते 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कोण 1 किसके बराबर होगा कोण 3 का, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 का। उसी तरह के कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा कोण 4 का, और यहाँ पे कोण 5 किसके बराबर होगा कोण 7 का, कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 का, और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कोण बराबर हो रहा है ये किस नियम से हो रहा है, ये हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण क्या है 4 और ये कोण 6, ये कोण 4 और ये कोण 6, ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। कोण 3 और कोण 5, ठीक है, कोण 3 कहाँ पे है इस जगह पे, और कोण 5 कहाँ है यहाँ पे, तो कोण 5 ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से कोण 1 इधर वाला और कोण इधर कोण 7, कोण 1 और कोण 7 ये भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। उसी तरीके से कोण 2 और यहाँ पे क्या है कोण 8, ये भी दोनों एक दूसरे से क्या होगा बराबर होगा। तो ये कौन सा नियम से होता है, ये होता है एकांतर कोण से, ये होता है एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है इस रेखा का ऊपर में इधर वाला साइड में क्या है कोण 1, और इस रेखा का ऊपर में इधर वाला साइड क्या है कोण 5, ठीक है। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं इस साइड कोण 2 किसके बराबर होगा कोण 6 के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस रेखा का नीचे में क्या है कोण 4, तो यहाँ पे कोण 4
और इस रेखा का नीचे में क्या है, कोण 8, ठीक है, और इस रेखा का नीचे में कोण 3 और इस रेखा का नीचे में कोण 7। तो ये सभी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा नियम से, तो ये होता है संगत कोण, है ना, संगत कोण के नियम से बराबर होगा। इसको जरा ध्यान में रखना। तो चलो यहाँ पे y और z का वैल्यू दिया है, ठीक है। y अनुपात क्या है, y अनुपात z बराबर कितना है, 3:7। तो अगर हम इसको x मान ले तो y बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं 3a और z को हम मान लेते हैं 7a, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे a माने हैं, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख ये जो कोण y है इस जगह पे, तो ये जो है यहाँ पे क्या, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कौन सा नियम से, संगत कोण के नियम से। आप देख सकते हैं इस रेखा का ऊपर में इधर वाली साइड और इस रेखा का ऊपर में इधर वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये, हम यहाँ पे मान लिए k, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, तब k बराबर हो जाएगा y, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे दो कोण बन रहा है, एक कोण k और एक कोण z। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण k बराबर कोण z बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे k का k लिखेंगे, ठीक है, प्लस z का वैल्यू कितना आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7a बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो k के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k के जगह पे हम लिख सकते हैं y। क्यों, क्योंकि k और y दोनों बराबर है, तो इसलिए इस k के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, y, ठीक है। प्लस में क्या है 7 है, तो लिख दिया 7a बराबर क्या है, 180 डिग्री। अब देखो y का वैल्यू कितना आप देख सकते हो, y का वैल्यू कितना 3a, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3a प्लस 7a बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो 7a और 3a को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10a बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर कितना निकल जाएगा, 180 और बटे में 10, 0 0 कट जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आएगा, 18 डिग्री, ठीक है। यानी a का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या था 3a, तो y बराबर हो जाएगा 3 का 3a का वैल्यू कितना 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, तो 18 तो ये कितना आएगा 54 डिग्री। उसी तरीके से z बराबर कितना, z बराबर है 7a, तो यहाँ पे 7 का 7a का वैल्यू कितना है 18, तो लिख देंगे 18, 18 साथ क्या होता है 126 डिग्री, ठीक है। यानी z का वैल्यू कितना निकल गया 126 डिग्री और y का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 54 डिग्री। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये AB है ना, AB समांतर क्या है EF, AB समांतर EF है और एक तिर्यक छेदी रेखा ये वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस रेखा का नीचे वाला इधर और इस रेखा का इधर, ठीक है, ये कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण x बराबर कोण z, कौन सा, एकांतर कोण से। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोण x बराबर कितना होगा, कोण z का वैल्यू कितना है 126 डिग्री, यानी 126 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकलेगा 126 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है 1:3:5, तो सबसे बड़े कोण की मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण दिया है वो क्या दिया है, अनुपात में दिया है, तो हम इसको x करके मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण, है ना, माना त्रिभुज के तीनों कोण हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे अनुपात में दिया है तो हम इसको x करके मान लेंगे। पहला 1 है तो 1 को हम x मान लेंगे, फिर यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे 3x, फिर क्या मान लेंगे इसको 5x, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने से कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, x प्लस 3x प्लस 5x, ठीक है। यही तीनों कोण है, इन तीनों कोणों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब देखो 5x और 3x 8x और ये कितना होगा 9x, यानी 9x बराबर कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और ये बटे में 9 दूना क्या होगा 18 20 डिग्री, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा अनुपात किसका था 5 का, यानी यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कितना होगा, सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, क्योंकि इसका अनुपात भी ज्यादा है। तो यहाँ पे 5 का 5 x का वैल्यू कितना आएगा 20 आया, तो देखो 20 पचे कितना आया 100, यानी सबसे बड़ा कोण कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अगर यही चीज पूछता सबसे छोटा कोण, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा अनुपात किसका है 1 का, जो कि क्या है x है, इसका कोण हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू कितना है 20, यानी सबसे छोटा कोण कितना आता 20 आता। लेकिन पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कोण कितना आएगा 100 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो अब क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यूनकोण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होता है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी क्या होता है, 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, कितने न्यूनकोण हो सकता है, 3 न्यूनकोण हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 और 35 करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं है कि क्या निकालना है, कैसे करना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, और क्वेश्चन नंबर 36 भी क्या है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख कोण, है ना, किसी भी त्रिभुज है, अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका कोण बराबर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे और ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो अगर इसका कोण बराबर होगा तो इसका सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक है, ये भी गलत क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई आकृति एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजित है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है, ये आपको पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली भुजा और इधर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, और ये जो भुजा ये क्या उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये भुजा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा एस के बाद यहाँ पे क्या है, कोण है, बीच में कोण है, तो बीच में क्या आएगा, कोण, फिर यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे भुजा मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा एस। तो एस ए एस सर्वांगसम नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा होते हैं। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।